प्यारे विद्यार्थियों, कल का लेक्चर जो हमने छोड़ा था एसिड बेस एंड साल्ट का, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कल कल का अगर लेक्चर हम देखें तो हमने बताया था कि एसिड और बेस की पहचान कैसे करेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, वगैरह वगैरह। तो आज की हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि क्या किसी एसिड के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है किसी चीज के द्वारा। तो हां, इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं कि हम कर क्या रहे थे और आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पार्ट 2, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, इसका आज हम करेंगे पार्ट 2। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो कल हमने कहां छोड़ा था उसी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने छोड़ा था कि एसिड बेस क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, लिटमस पेपर क्या है, पीएच पेपर क्या है, पीएच इंडिकेटर क्या है, वगैरह वगैरह, और अलग अलग चीजों की पीएच किसकी कितनी कितनी है। और जो मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कि इस पदार्थ की पीएच कितनी है, इसकी कितनी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी के एसिड का प्रभाव खत्म करना हो तो उसमें बेस मिला दीजिए। ऐसा मिलाने पर एसिड का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी आपने सुना है कि सांप के जहर को खत्म करने के लिए किसी दूसरे सांप का जहर दिया जाता है? इसी प्रकार एसिड के प्रभाव को खत्म करने के लिए बेस दिया जाता है। हम आगे डेली लाइफ में यूजेस भी करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के। फिलहाल इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, the reaction in which acid and bases are combined together, कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस आपस में मिलकर अगर साल्ट यानी लवण और जल बनाए तो उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और अक्षार मिलकर, अम्ल और अक्षार मिलकर लवण और जल बनाए। अम्ल और अक्षार मिलकर लवण और जल बनाए। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ये है अक्षार NaOH। ये क्या है? अक्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये अक्षार है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि बेस है। प्लस HCl, ये क्या है? अम्ल है, यानी कि एसिड है, ठीक है। दोनों को मिला दें तो बनता क्या है? अम्ल और अक्षार दोनों को मिला दें तो बनता है NaCl प्लस H2O।
तो ये क्या बन गया, साल्ट, और ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, वाटर बन गया। तो अगर अम्ल में अक्षार मिला दिया जाए तो साल्ट और वाटर बनता है और अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। कल मैंने आपको बताया था कि 0 से 7 जिसकी पीएच होती है, या ये कह सकते हैं कि 7 से कम पीएच वाले अम्ल यानी एसिड कहलाते हैं, 7 से ज्यादा पीएच वाले अक्षार यानी बेस कहलाते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में इस पीएच का क्या महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। मैं हिंदी में लिख दूंगा इसको, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए किसी के दांत खराब है, ठीक है। दांत खराब क्यों होते हैं कि दांत के अंदर जब एसिड यानी अम्ल ज्यादा जमा होने लग जाए तो दांत खराब हो जाते हैं। तो अगर वह बेसिक टूथपेस्ट यानी अक्षारीय दंतमंजन यूज करे, जो बेसिक हो, अक्षारीय हो, तो उसके दांत जो खराब हो चुके हैं वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए मैंने बताया कि हम किसी भी बेस यानी कि अक्षार का यूज कर सकते हैं और उस अभिक्रिया को उदासीन कर सकते हैं। तो ये हमारी दैनिक लाइफ के अंदर भी इसका इंप्लीमेंटेशन है प्यारे विद्यार्थियों। अगर किसी के, यहां पर लिख देता हूं, अगर अत्यधिक, अगर मुंह में अम्लता के कारण दांत खराब हो जाए दांत खराब हो जाए तो क्या कर सकते हैं, तो अक्षारीय दंतमंजन करके इसे ठीक कर सकते हैं। अक्षारीय यानी बेसिक, अक्षारीय दंतमंजन करके इसे ठीक कर सकते हैं। इसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए आपके खेत में पैदावार नहीं हो रही, कारण उसके पीछे की खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई है। खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा की अधिकता हो गई है प्यारे बच्चों। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा पदार्थ डालिए जो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दे, यानी कि कोई अक्षार डालिए। तो अक्षार के रूप में सबसे सस्ता मिलता है आपको चूना, तो आप चूना डाल सकते हैं खेत में, क्योंकि खेत बहुत लंबी चौड़ी जगह है प्यारे विद्यार्थियों। तो उसमें वो चीज डालेंगे जो काफी ज्यादा चीप हो, चीप यानी सस्ती हो। अगर खेत की मिट्टी अम्लीय हो जाए अम्लीय हो जाए तो चूना, चूना क्या है, चूना क्या है, चूना क्या है, चूना अक्षार है, डालकर इसे उदासीन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पैदावार बढ़ेगी, जिससे खेत की पैदावार बढ़ेगी, जिससे खेत में पैदावार बढ़ेगी, खेत में पैदावार बढ़ेगी। तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 3 पे मैं आपको लेके चलता हूं कि अगर पेट में अम्ल बन जाए, यानी पेट में गैस पैदा होने लग जाए, तो डॉक्टर क्या देते हैं, इनो देते हैं।
तो इनो क्या है? एक अक्षार है यानी बेस है जो पेट की अम्लता को दूर कर देते हैं और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है यानी तुरंत आराम मिलता है। उसके पीछे का लॉजिक उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। ठीक है, पेट अगर पेट में अम्ल, अम्ल यानी गैस बोल सकते हैं इसको, अगर पेट में अम्ल यानी कि गैस बनने लगे तो कोई भी एंटासिड, एंटासिड क्या होता है प्यारे बच्चों? जो एसिड को काटता है, यानी कि अक्षार का इस्तेमाल करके। पेपर में बहुत बार आया है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन में एंटासिड ही दिया होता है। एंटी एसिड यानी एसिड को काटने वाला वो कौन होता है? अक्षार होता है, का इस्तेमाल करके इसे ठीक किया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। कौन कौन से एंटासिड का यूज कर सकते हैं? जैसे इनो हो गया, जैसे इनो, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कुछ एक पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 4 कि अगर चींटी काट ले तो वहां खारिश आने लग जाती है, क्योंकि चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए वहां पर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लगा लीजिए, क्योंकि बेकिंग पाउडर अक्षार होता है जिससे चींटी के द्वारा होने वाली खारिश जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर चींटी काट ले तो खारिश आने लगती है, क्योंकि कई बार पेपर में यह भी आया है प्यारे बच्चों कि चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, क्योंकि चींटी के डंक में, डंक लिख देता हूं मैं यहां पर जो काटती है मुंह से, तो चींटी के डंक में मैथेनोइक एसिड या इसको फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, लेकिन होता क्या है, पेपर में इनमें से एक भी चीज आ जाती है कि मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड में से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने एक ही पढ़ा होता है, लेकिन दोनों एक ही के नाम है प्यारे बच्चों। ये IUPAC नेम है, इंटरनेशनल नेम है चींटी के डंक का, और ये हमारा कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, इसलिए इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा। इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा यानी कि अक्षार का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? अक्षार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद एक और मैं आपको करवा देता हूं, एक पौधा भी है प्यारे बच्चों, नेटल। ठीक है, नेटल नामक पौधे में ब्यूट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ब्यूट्रिक एसिड। यहां पर हिंदी में भी लिख देता हूं, ब्यूट्रिक अम्ल होता है।
भ्रूण सुना होगा, भ्रूण हिंदी में, वो नेटलिक को ही कहते हैं। अतः इसका कांटा चुभ जाने पर, अतः इसका कांटा चुभ जाने पर किसी भी अक्षार का उपयोग करके, अक्षार का, क्योंकि एसिड का असर कौन खत्म करेगा, बेस यानी कि अक्षार करेगा, तो किसी भी अक्षार का इस्तेमाल करके दर्द को कम किया जा सकता है, दर्द को कम किया जा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ एक दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा हम अमल के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं, और किस वस्तु के अंदर को या किस जीव में कौन सा अमल होता है। ठीक है, यह बात भी आपको प्यारे विद्यार्थियों पता लग गई। अब हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक में, जिसका नाम है साल्ट यानी कि लवण। तो इसके अंदर हम इस चैप्टर में यानी कि एसिड बेसिस एंड साल्ट्स एनसीईआरटी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर हम कुछ कॉमन साल्ट कौन कौन से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों NaOH, NaOH यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, तो कास्टिक सोडा भी इसको बोल देते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर NaHCO3, बेकिंग पाउडर। नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम Na2CO3, वॉशिंग पाउडर यानी धावन सोडा। इनमें से ना आपसे नाम भी पूछा जा सकता है पेपर में कि ये क्या चीज है, ये किसका सूत्र है, ये किसका है, ये किसका है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी बोल देते हैं इसको, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। POP तो वेरी कॉमन है, घरों के अंदर यूज किया जाता है इसका प्यारे विद्यार्थियों। तो ये है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का मतलब क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कुछ एक हमारे लवण हैं जिनको आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे बनते हैं और ये हमारे काम क्या आते हैं। पेपर में इतनी बार आया ब्लीचिंग पाउडर, तो मैं क्या बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार आया है, बहुत ज्यादा बार आया है। ठीक है, तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले हम ले लेते हैं NaOH यानी कि कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 1 NaOH, मैं तीनों नाम लिखूंगा इसके। NaOH इसका सूत्र है, यहां पे लिखूंगा सूत्र, यहां पे लिखूंगा रासायनिक नाम और आगे लिखूंगा साधारण नाम, रासायनिक नाम और इसका साधारण नाम क्या है, आम भाषा में इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और साधारण नाम क्या है, कास्टिक सोडा, आम भाषा में इसको कास्टिक सोडा ही बोलते हैं। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है कि NaOH किसका सूत्र है। तो ऑप्शन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दिया जा सकता है, कास्टिक सोडा भी दिया जा सकता है। तो इसलिए ये तीनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ये बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, क्योंकि पेपर में या तो ये आएगा कि ये इनमें से कौन सी कास्टिक सोडा के बनाने की विधि है, या फिर ये आएगा कि इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, बनाने की विधि। ठीक है, तो कास्टिक सोडा कैसे प्राप्त होता है, नमक में पानी मिलाकर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन करके कास्टिक सोडा प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
साधारण नमक यानी कि जो कॉमन साल्ट है, कई बार साधारण नमक का सूत्र भी आ जाता है, मैं लिख देता हूं। जो आप घर में खाते हो उसको क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl ये साधारण नमक है, में जल मिलाकर यानी कि वाटर ऐड करके उसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो कैसे प्राप्त किया जाता है? नमक और पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा करके प्राप्त किया जाता है। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। यह है NaCl यानी नमक, ठीक है। इसमें क्या मिला दिया? वाटर। और इसकी क्या करवा दी प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। तो इस विधि द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाता है? Na, यहां से OH ले लेगा तो यह बन गया NaOH प्लस वाटर, यानी क्या मिल गया हमें? कास्टिक सोडा प्राप्त हो गया। किससे प्राप्त हुआ? नमक और पानी के घोल में से जब विद्युत गुजारी जाती है तो उस कंडीशन में हमें NaOH प्राप्त होता है। अब पेपर में एक ही आता है कि इसका यूज कहां पर होता है? यूज यानी कि उपयोग। तो इसका आमतौर पर उपयोग होता है प्यारे विद्यार्थियों सोप इंडस्ट्री में। सोप इंडस्ट्री यानी कि साबुन बनाने में जो मेन चीज है ना वो यही है, कास्टिक सोडा। और दूसरा होता है ग्लास इंडस्ट्री, यानी कि कांच जहां पर बनता है उसमें भी कास्टिक सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। तो दो मुख्य जगह पर यूज होता है, साबुन उद्योग में और कांच के उद्योग में। नेक्स्ट नंबर 2 इज ब्लीचिंग पाउडर ले लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। और इसका सूत्र भी लिख लेते हैं। इसका सूत्र है CaOCl2, यानी कि क्या बन गया ये? कैल्शियम। Ca से कैल्शियम। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम, O से ऑक्सी और Cl से क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये चारों बातें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि पेपर में इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये कैसे तैयार होता है? यह बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने में से, बुझा हुआ चूना क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। बुझा हुआ चूना यानी कि अगर चूने में पानी मिला दें तो कह सकते हैं कि वो बुझा हुआ चूना है, ठीक है। अगर पानी मिला दिया जाए तो उसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। में क्लोरीन गैस पास करके, क्लोरीन गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। बुझे हुए चूने में से क्लोरीन गैस प्रवाहित करके क्या मिलता है हमें? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। कैसे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, ठीक है, या बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। तीनों, अगर मैं तीनों नाम यहां पे लिख दिए तो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इसमें से जब क्लोरीन गैस पास करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर और प्लस में हमें मिलेगा वाटर। प्लस हमें क्या मिलेगा? वाटर। तो हमें ये क्या मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। कैसे मिला?
कि जब हमने बुझे हुए चूने में से कौन सी गैस पास की, क्लोरीन गैस पास की। तो ये फॉर्मूला भी कई बार आ जाता है कि ये फॉर्मूला, इसको कंप्लीट कीजिए, यानी ये दो चीजें दी होंगी, हुई मिलेंगी, और इससे बना क्या वो आपने बताना है। तो मैंने यहां पर रिएक्शन लिख दी, तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके उपयोग, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के विरंजक चूर्ण के उपयोग, इसका उपयोग कहां कहां होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला तो क्या था, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को रंगने में, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, या कोई भी कपड़ा है, ठीक है, कॉटन यानी सूती वस्त्रों को रंगने में, सूती वस्त्रों को कलर करना है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज होगा। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि ब्लीच करवा दीजिए, तो ब्लीच का मतलब क्या होता है, कलर चेंज करना। ठीक है, ठीक है, एज ए डिसइंफेक्टेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट यानी पानी में, इनफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए, पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए भी हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं। ठीक है, नंबर 3, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचयन अभिक्रिया करवाने में, अगर किसी को ऑक्सीजन देनी है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन दी जा सकती है, उपचयन अभिक्रिया करवाने में। इसका प्रयोग किया जा सकता है। और कहां पर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कि जो कपड़ा है वो ना सिकुड़े, सूती कपड़ा, मेक कॉटन अनश्रिंकेबल, मेक कॉटन अनश्रिंकेबल, श्रिंकेबल, सूती कपड़ा न सिकुड़े, सूती कपड़े को सिकुड़ने से रोकने के लिए, सूती कपड़े को सिकुड़ने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे ब्लीचिंग पाउडर, हमारे कहां कहां काम आता है। तो ये कुछ एक यूज है प्यारे विद्यार्थियों, पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी। कंप्लीट एनसीईआरटी जितनी भी साइंस है आपकी, किसी भी एग्जाम में आए, यानी कि सिंपल अगर बात करें एसएससी एचएसएससी से लेकर के यूपीएससी तक की साइंस आपको प्यारे विद्यार्थियों हमारे द्वारा करवा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 3 इज NaHCO3। ये क्या होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। इसके दो नाम है प्यारे बच्चों, केमिकल नेम बात करें तो इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में हाइड्रोजन है, आगे सोडियम है, लास्ट में कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट कई बार दिया होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये एक ही के नाम है ये सारे के सारे, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा, खाने का सोडा। तो ये पेपर में अगर इनमें से कुछ भी आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बेकिंग पाउडर यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट ही है। तो इसको बनाया कैसे जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, बनाया कैसे जाता है इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको बनाने के लिए इसको
चार चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 इज आपके घर में इस्तेमाल होने वाला नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, प्लस वाटर, जल, ये तो सभी में होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस NH3, ये होता है अमोनिया। अमोनिया हिंदी में लिख देता हूं अमोनिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सभी को पता ही है, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप सांस के द्वारा छोड़ते हो। तो जब इन चारों को मिलाया जाता है तो हमें मिलता है प्यारे विद्यार्थियों बेकिंग पाउडर यानी कि NaHCO3, और एक और चीज मिलती है अमोनियम क्लोराइड। तो ये दोनों मैं यहां पर लिख देता हूं। ये आपको क्या मिल गया प्यारे बच्चों, बेकिंग पाउडर, और क्या मिल गया यहां पर, अमोनियम नीचे लिखना पड़ेगा इसको, तीर के निशान से नीचे दे देता हूं इसको। ये क्या मिला हमें, अमोनियम क्लोराइड। अब इसके यूज क्या है, ठीक है, बेकिंग सोडे के यूज क्या है पता लग गया ना, किन किन से बनता है, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाकर के हमें बेकिंग पाउडर मिलता है। और बेकिंग पाउडर के साथ एक और पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बेकिंग पाउडर के साथ और हमें क्या प्राप्त होता है, तो और हमें अमोनियम क्लोराइड ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके यूज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर। और इतनी बार आता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको गलत नहीं करना, अनेकों बार इसका क्वेश्चन आया है। नंबर वन, पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता, पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी कि यूज एज ए एंटासिड, एंटासिड के रूप में, एसिड को काटने वाला, यूज एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पेट में गैस बन रही है, थोड़ा सा मीठा सोडा ले लीजिए तो ठीक हो जाएगी प्यारे बच्चों। दूसरा है कि धावन सोडे को बनाने में, धावन सोडे को बनाने में, धावन सोडे को बनाने में, in the formation of washing powder, in the formation of सोडियम कार्बोनेट लिख देता हूं मैं यहां पर, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो दोनों बातें लिख देता हूं जिससे आपको आसानी रहे कि किसको क्या कहते हैं, वो आपको बार बार लिखा जाता है तो याद रहेगा। नंबर 3, अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक, अग्निशामक यंत्र कौन से होते हैं, आग बुझाने वाले, जो आमतौर पर आपको हर स्कूल में या फिर इवन देन आपको बस के अंदर भी ड्राइवर की पिछली सीट पर आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि कंपलसरी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हर इंस्टीट्यूट, हर बस के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। आग बुझाने वाले यंत्र जो हैं में टार्ट्रिक अमल डालकर, टार्ट्रिक अमल, टार्ट्रिक अमल किस में होता है प्यारे बच्चों, इमली में होता है। टार्ट्रिक अमल यानी कि टार्ट्रिक एसिड मिलाकर प्रयोग किया जाता है, मिलाकर, आग बुझाने वाले यंत्रों में टार्ट्रिक अमल मिलाकर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडे का या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन काम तो यही है, फायर एक्सटिंग्विशर। और ये क्वेश्चन इतनी बार आया कि मैं क्या बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, 5-6 बार तो मैंने देखा कि पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि फायर एक्सटिंग्विशर में यानी आग बुझाने वाले यंत्र में किसका इस्तेमाल होता है, या आग बुझाने वाले यंत्र में बेकिंग सोडे में क्या मिलाया जाता है जिससे आग बुझ जाती है, तो वो है टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अमल। और नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों वो है केक या डबल रोटी बनाने में, केक या डबल रोटी को फुलाने में कह सकते हैं, डबल रोटी को फुलाने में। क्यों,
क्यों फूल जाती है, यह भी कई बार पूछा गया है कि क्यों फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि बेकिंग पाउडर में से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्योंकि बेकिंग पाउडर जब डाला जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो इनको फुला देती है। जब वो गैस निकलेगी तो ऊपर की ओर आएगी, तो जिसके कारण ये फूल जाते हैं। में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही तो आग को बुझाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही इन चीजों को फुला देती है। निकलती है जिसके कारण केक इत्यादि फूल जाते हैं। केक आदि फूल जाते हैं। तो क्यों फूलते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा करती है। पॉइंट क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के कारण ही ये फूल जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर यानी धावन सोडा। धावन सोडा ये क्या है? Na2CO3। Na2CO3, और इसमें 10 मॉलिक्यूल जल के भी होते हैं, तो साथ में मैं 10 वाटर भी लिख देता हूं, 10H2O। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और अगर पूरा नाम लिखें तो 10 वाटर हैं, तो डेका, 10 मतलब होता है डेका, और वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट भी इसको धावन सोडे को बोला जाता है। यह बनता कैसे है? यह बेकिंग सोडे को गर्म करने पर प्राप्त होता है। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर। यह बेकिंग सोडा था NaHCO3। जब इसको हीट करेंगे, ये हीट का निशान है ट्रायंगल, तो हमें मिलता है Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये क्या मिल गया प्यारे बच्चों? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धावन सोडा कार्बोनेट। ये हमें प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर मैं 2 लगा लेता हूं। यहां पर हमने क्या लिया था? बेकिंग सोडा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सोडियम कार्बोनेट यहां प्राप्त हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? 10 अणु जल के होते हैं, तभी जाकर के इसको कंप्लीट माना जाता है। तो 10 वाटर मिला देता हूं मैं यहां पर, तो ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें से कुछ चीजें नोट करने वाली है कि सोडियम कार्बोनेट में वाटर के 10 अणु होते हैं। अगर हवा में खुला छोड़ दें तो इसमें से 9 अणु निकल जाते हैं, और अगर गर्म कर दें तो 10 के 10 अणु निकल जाते हैं। कई बार, बहुत बार पेपर में आया है कि खुला छोड़ने पर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ने पर इसमें से 9 अणु जो जल के वो निकल जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वायु में खुला छोड़ने पर जल के 9 अणु निकल जाते हैं। जल के 9 अणु निकल जाते हैं। ठीक है, और गर्म करने पर 10 के 10 अणु निकल जाते हैं, और इसे गर्म करने पर 10 के 10 अणु निकल जाते हैं। 10, यहां पे लिखता हूं जल के 10 अणु निकल जाते हैं। गर्म करने पर जल के
10 अणु निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। तो ये क्या था? ये था हमारा प्यारे विद्यार्थियों धावन सोडा। अब इसके यूज क्या हैं? धावन सोडे के उपयोग। धावन सोडे के उपयोग नंबर 1 क्या है? सबसे पहला उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में। जल की कठोरता को दूर करने में, यानी कि अगर खारा पानी है तो उसके अंदर भी वॉशिंग पाउडर का यूज करके हम कपड़े धो सकते हैं, या फिर हार्डनेस को भी पानी की खत्म कर सकते हैं जल की कठोरता को दूर करने में। जल की कठोरता को दूर करने में। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर। नंबर 2 हम यहां पर क्या ले सकते हैं? कपड़े धोने में। कपड़े धोने में, ठीक है, वॉशिंग क्लोथ। नंबर 3 कांच बनाने में। कांच बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ एक उपयोग थे वॉशिंग पाउडर के। अब अगला और लास्ट लेके चलते हैं हम प्यारे बच्चों, पीओपी। नंबर 6 पे आ गया हमारा पीओपी, यानी कि पी का मतलब प्लास्टर, ओ का मतलब ओफ, पेरिस, पेरिस का प्लास्टर, पेरिस का सीमेंट है ये, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीमेंट की तरह इसका प्रयोग किया जाता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में। हालांकि ये बनता कैसे है मैं लिख देता हूं, यहां पर बता देता हूं। जिप्सम को, जिप्सम को 373 केल्विन पर, याद रखना 373 केल्विन कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लेना, 373 केल्विन पर गर्म करने पर, गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होता है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। मैं आपको करके दिखाता हूं कि किस प्रकार से पीओपी हमें प्राप्त होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। जिप्सम जो खेतों में डालते हैं हम, कई बार कैल्शियम की कमी हो जाती है तो CaSO4 और 2 मॉलिक्यूल जल के कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो इसको गर्म करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों 373 केल्विन पर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसके अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 में से 1.5 निकल जाएगा, केवल आधा बचेगा, उसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 और आधा मॉलिक्यूल वाटर का। तो ये क्या बन गया? पीओपी। और इसमें से क्या होगा? 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बचा इसको हम कहेंगे पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिला, इसके उपयोग क्या हैं? और एक क्वेश्चन बाद में हम इसको करेंगे कि इसको बंद बर्तन में क्यों रखना पड़ता है। उपयोग क्या है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में सबसे जो मेन उपयोग है वो तो यही है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में। नंबर 2 खिलौने बनाने में, ठीक है, खिलौने बनाने में। मूर्तियां भी बनती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो आप लिख सकते हैं कि मूर्तियां बनाने में। और दीवार की सजावट करने में, मूर्तियां बनाने में। और नंबर 4 क्या लिख सकते हैं? दीवारों की सजावट आजकल जो है पीओपी का बड़ा ट्रेंड है, दीवार की सजावट करने में। दीवार की सजावट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बंद बर्तन में, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है?
ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वायुरोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तन यानी कि एयर टाइट कंटेनर। वायुरोधी बर्तन क्या होता है? एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, कंटेनर में क्यों रखा जाता है? में क्यों रखा जाता है? इसको बंद बर्तन में ही क्यों रखते हैं? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, हवा में अगर नमी है तो हवा की नमी को प्राप्त करके यह पुनः जिप्सम का निर्माण कर सकता है। क्योंकि यह बना किससे है? जिप्सम से। क्योंकि जिप्सम में से जब डेड मॉलिक्यूल वाटर का निकल गया तभी यह बना ना, तो हवा से वापस पानी को लेकर के यह दोबारा जिप्सम बना सकता है। इसी कारण से इसको बंद बर्तन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसको खुला छोड़ने पर, क्योंकि इसको खुला छोड़ने पर यह वायु से नमी प्राप्त करके, खुला छोड़ने पर क्या होगा? यह वायु से नमी प्राप्त करके पुनः जिप्सम का निर्माण कर लेता है। जिप्सम का निर्माण कर लेता है, दोबारा से जिप्सम बन जाता है इससे। इसीलिए इसको खुला हम कभी भी नहीं छोड़ते प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट में आधा मॉलिक्यूल। तो दोबारा से यह हवा से पानी प्राप्त करके दोबारा क्या बना सकता है? जिप्सम को बना सकता है। इसीलिए इसको खुला छोड़ना सही नहीं है। ठीक है, इसको खुला छोड़ेंगे तो वायु से नमी प्राप्त करके यह दोबारा जिप्सम का निर्माण कर सकता है। इसलिए इसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये क्या था प्यारे विद्यार्थियों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा जरूर बताना। कल को नई लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।